Okay. So good afternoon everyone. Today is our fourth lecture of electrostatics. आज बेसिकली हम लोग कूलम्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज हम लोग कूलम्स लॉ को खत्म करेंगे. ठीक है. तो today's date is 3rd May. आज का दिन आज 3rd May है. Today's date is 3rd May. थर्ड में. और आज बेसिकली सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ को रिकॉल कर लेते हैं. पहले कूलम्स लॉ को रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. हमने लास्ट क्लास में आपको कूलम्स लॉ क्या बताया था. बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कूलम्स लॉ को रिकॉल करें तो मान लीजिए कि कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2. मान लेते हैं कि अपने पास कोई दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R. तो अगर मुझे दोनों के बीच फोर्स लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. क्लियर है. ये मेरा सिंपल फॉर्मूला था जहां पे हमने देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अगर इसी चीज को वैक्यूम की बात करते हैं, मान लीजिए एयर, वैक्यूम की बात करते हैं, या मीडियम, दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम है वो एयर है, उस केस में फोर्स का फॉर्मूला जो हमने लिखा है वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. मैं उम्मीद करता हूं सबको ये याद होगा. दूसरा, अगर मैं मीडियम की बात करूं, फोर्स इन मीडियम की बात करूं, तो मीडियम में हमने देखा था कि हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन क्या है? किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है. यहीं पे हम एक टर्म लाए थे एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी, और जिसको हम लोग के भी कहते हैं. तो ये के की वैल्यू क्या होती है? ये होती है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इस हिसाब से हम अगर एप्सिलॉन को लिखना चाहें, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू समथिंग के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम लोग. ठीक है. अब फोर्स इन वैक्यूम क्या होता है? फोर्स इन मीडियम क्या होगा अपने पास? तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिख सकते हैं k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसको अगर और लिखें तो फोर्स इन वैक्यूम बाई k हो जाता है. यानी याद रखना है आपको आज से कि फोर्स इन मीडियम इज नथिंग बट फोर्स इन वैक्यूम बाई k बोले तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. ये मैंने कुछ नहीं किया है, लास्ट डे के कॉन्सेप्ट को रिकॉल किया. एक काम करते हैं, अब सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. इस पे क्वेश्चंस करके ही इस टॉपिक को हम ज्यादा और समझते हैं. सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को न के कहते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के कहते हैं. याद रखिएगा, वो तो के हम किसी कांस्टेंट के लिए हम कह देते हैं कभी. ठीक है. पर याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर जो है उसको कभी कभी हम लोग के से भी रिलेट करते हैं या लिखते हैं, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इसका दो नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्लियर? ये मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. एप्सिलॉन आर और के भी लिख सकते हैं. जो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन और के लिखते हैं ना, वो तो जनरल कांस्टेंट लिखने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. वो आप कुछ भी लिख, के जगह कुछ भी लिख सकते हो वहां पे आप. इज इट क्लियर निधि? चलिए यस सर. आगे बढ़ते हैं. ट्राई दिस क्वेश्चन. सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. एवरीवन वुड ट्राई दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. और पोल में लॉन्च करूंगा. पोल लॉन्च करूं क्या? पोल तो आई थिंक मैंने डाला ही नहीं है. चलो रिप्लाई ऑन चैट पे रिप्लाई करें इसका आंसर. इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया हूं.
वैष्णवी बिल्कुल, इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। वैष्णवी ने एक पॉइंट बोला है कूलम्स लॉ के बारे में, तो कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि फोर्स बाकियों में नहीं लगता, पर कूलम्स लॉ उसी के लिए एप्लीकेबल है। आनंद ने बोला है, आनंद ने आंसर बोला है डी, देखते हैं आनंद। कल्याणी ने बोला है डी, देखते हैं कल्याणी। वैष्णवी निधि ने बोला है डी, देखते हैं निधि। I've got 4 to 5 answers already. Adarsh Tiwari said D. Adya D. Deep Singh D. Prachi D. So all everyone going for correct answer. क्योंकि आपको दिया गया है कि दो चार्जेस हैं प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, यानी फोर्स इन वैक्यूम कितना है आपके पास? F. अगर इफ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन देम, देन फोर्स कितना हो जाएगा? तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा? F अपॉन 4। क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। आई जस्ट होप सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है, बस कूलम्स लॉ को अपने दिमाग में बिठाने के लिए। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ट्राई दिस, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। आदर्श याद रखिएगा, के एक कांस्टेंट के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कभी कभी करते हैं, पर वहां पे तो के की जगह कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और 9 इंटू 10⁻9 जो होता है वो 1/4πε0 के लिए यूज करते हैं। इसको आप कभी कभी के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट बेटर होगा कि आप इसको 1/4πε0 से ही लिखें, क्योंकि आपके पास के आप परमिटिविटी के लिए भी, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए भी आप यूज करते हैं, तो एक ही सिंबल को दो जगह यूज करना ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इन वैक्यूम, बिल्कुल ये इन वैक्यूम है, इन वैक्यूम। क्लियर है? चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये।
I've got first answer from Nidhi. देखते हैं निधि. I've got first answer from Nidhi. Let's see. I've got 3 answers. Raghavendra, Deep, Adarsh, सबने आंसर कर दिया. We'll try कि हम इसमें लॉजिक के साथ शॉर्टकट भी लगाए. आनंद गड़बड़ लग रहा है. सब लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें. आयुषी बिल्कुल सही है, आनंद गड़बड़ है. सब लोग यही समझने की कोशिश करें कि आपके दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बस दोनों का चार्ज ही चेंज हो गया है. पहले वाले का फोर्स आप मान लीजिए F1 और बाद वाले का फोर्स मान लीजिए आप F2. क्या यही हालत है क्या? दोनों में -6 इंटू 10⁻⁻⁶ को ऐड किया है, तो एक में 3 से -6 ऐड करेंगे तो -3 हो गया, दूसरे में 8 से -2 हो गया. तो पहले दोनों पॉजिटिव चार्ज था तो रिपेल कर रहा था, अब दोनों एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. तो एक बात तो तय है कि सी नहीं होगा, सी का कोई चांस नहीं है, सी का तो कोई चांस ही नहीं है. ठीक बात है क्या? सी का तो कोई चांस ही नहीं है आनंद, क्योंकि रिपल्सिव है. रिपल्सिव तो हो नहीं सकता, ये तो अट्रैक्टिव होगा आनंद. क्लियर है? अब क्या मुझे डिस्टेंस जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2. ठीक बात. तो मैं लिख सकता हूं क्या कि F1 बाई F2 इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 इनिशियल वाला और Q1 इंटू Q2 फाइनल वाला, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, हम जानते हैं. शिव ने पूछा था वहां पे 6 - 10. शिव ने पूछा है कि सर वहां पे 6 है, -6 नहीं, एडिशनल चार्ज -6 है ना शिव, एडिशनल चार्ज तो -6 है ना, ध्यान से देखो. शिव मैं अनम्यूट कर रहा हूं, निधि ने हैंड रेज किया. निधि गो अहेड, पूछिए. सर वही हम भी उस समय हैंड रेज किए थे सर, वहाँ पे 10⁻6 लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में. वो गलती से लिखा गया. सर हम उसी समय अनम्यूट कर रहे थे लेकिन परमिशन नहीं था, फिर हैंड रेज भी किए थे, आप देखे. कोई नहीं, वो नहीं हो सकता ना, हम क्लियर है ना, वो नहीं हो सकता, वो तो मिस्टेक है बस. वैष्णवी पूछिए. वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो नहीं हो सकता ना, +-6 कैसे जोड़ेंगे. हाँ वैष्णवी पूछिए. नहीं आकाश, तो मतलब वही सोचो कि नहीं कर सकते, मतलब क्वेश्चन ही दे रहा है तो मतलब कैलकुलेशन ऐसा तो देगा नहीं. हाँ वैष्णवी कुछ पूछना था आपको, हैंड रेज किया था आपने, अनम्यूट किया हूं मैं. सर इसी से हम लोग बना रहे थे तो आंसर नहीं आ रहा था, 10⁻6 ले रहे थे. -6 मतलब मैंने जो जोड़ा है वो समझ में आ गया ना कि सर ये सर हम ये -6 से ही ना ये ऐड होगा वैसे. बिल्कुल -6 होगा वो, क्योंकि ना +-6 चार्ज ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है ना, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है. खैर चलिए, तो F1 बाई F2 लिख दिया. अब पहला इसको तो चलो आप लोगों ने बड़ा मेहनत कर लिया एक छोटे मिस्टेक की वजह से, ठीक है, लेकिन काफी लोग आंसर आ गए, कुछ लोगों ने लॉजिक लगाया है. हाँ रीज ठीक है, आकाश ने बोला. अच्छा 2-3 लोगों ने मेहनत ज्यादा कर लिया, चलो कोई बात नहीं. चलो अब लिख लेते हैं ना, 3 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12. फिर से कितना हो जा रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12. अच्छा F1 का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है, कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻3. F2 का वैल्यू पता नहीं है,
सॉल्व करें अगर इसको तो कितना हो जा रहा है, 4 आ रहा है, 4। तो F2 इक्वल्स टू आ रहा है क्या, 6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है क्या? यानी अट्रैक्टिव तो होना है, लेकिन कौन सा होना है, अट्रैक्टिव होना है, बट 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है क्या? वैष्णवी फिर से एड्रेस किया क्या? चलिए, क्या सबको ये सवाल समझ में आया? इजी क्वेश्चन था ये, बस ये माइनस प्लस के चक्कर में रह गए हम लोग। बोलिए शिवम, गया क्वेश्चन खत्म? चलिए, वो बोल रहा था सीधा सीधा चार्ज चेंज कर दे रहा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। मैं तो ऐसे कहता कि Q1 into Q2 पहले क्या था, 24 था, और अभी कितना हो गया, 6 हो गया, 1/4 हो गया फोर्स। ये क्वेश्चन अपना पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए हम सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा आर तो चेंज हो नहीं रहा, Q1 into Q2 चेंज हो रहा है, तो पहले 24 था और अभी 6 है, प्रोडक्ट 6 है, मतलब कि सीधा सीधा 1/4 हो चुका है। क्लियर है? इसीलिए काफी लोगों के आंसर बहुत जल्दी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने लॉजिक यूज किया, बट एक्सप्रेस भी कर लो साथ साथ। ठीक है, चलिए सब लोग जो लिख रहे हैं वो लिखिए, और अगला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे। एवरीवन वुड ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों आनंद, जरूरी कि थोड़े ट्रायंगल होगा, मैं स्क्वायर दे रहा हूं। चलिए आगे। नहीं निधि, गलत है, गलत है निधि। अच्छा निधि ने बोला है, निधि देख लेता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। सही है निधि। सही है निधि। राघवेंद्र गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। आनंद सही है। त्रिपुरारी बिल्कुल सही है, वेरी गुड त्रिपुरारी। आकाश अगेन गलतियां कर रहे हो। निधि तो ऑप्शन गलत है, नहीं निधि सही है आंसर आपका, सही है। निधि सही है। दीप दीप सही है, नहीं दीप गलत है। आकाश गलत है। आनंद आनंद सही है। प्राची गलत है। अरीस सही है। ठीक है।
ठीक है शिवम, शिवम गलत है। आपको इंटरेक्शन किसके किसके बीच देखना है, 1 और 2 के बीच, और दूसरा 1 और 3 के बीच। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो डिस्टेंस का। अद्या देख लेता हूं, अद्या ने, वैष्णवी बिल्कुल सही है, आदर्श बिल्कुल सही है। अद्या, अद्या आपका आंसर मुझे देखना पड़ेगा कहाँ था। अद्या सही, अद्या सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो आदर्श बिल्कुल सही है। सो ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारा Q1 Q2 के बीच में साइड मान लीजिए कि a है स्क्वायर का, लेकिन हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसका, ये भी a है, तो क्या ये a√2 हो जाएगा क्या? बेसिक लॉजिक लगाने को कहना हो तो अगर Q1 Q2 के बीच में देखिएगा, Q1 Q2 के बीच में, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F12 इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन A का होल स्क्वायर। और अगर आप F13 देखिएगा अगर, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई √2A का होल स्क्वायर। यानी अगर मैं लिखूं F12/F13 तो मोस्टली चीजें कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा कैंसिल होने के बाद सब कुछ में? कल्याणी गलत है। 1/A स्क्वायर बाई 1/√2A का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर होगा क्या? फाइनली अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या ये रेशियो 2 आ रहा है क्या शिवम? नहीं शिवम, बड़ा है ना, F12 स्ट्रांग है ना, अंदाजा भी लगाओ ना। जैसे 1/2 वाले जिन्होंने गलती की वो बेसिक लॉजिक में लगाते तो ये गलत नहीं होता। इतना आपको समझना चाहिए ना कि 1/2 वाला फोर्स स्ट्रांग है और 1/3 वाला वीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है और ज्यादा है। तो उसका उस हिसाब से भी आपका आंसर 1/2 तो नहीं होना चाहिए, 2/1 होना चाहिए। बोलिए, क्लियर है क्या? कल्याणी क्लियर है क्या? अंजन, आदर्श सबका सही था। कल्याणी, अंजन क्लियर है क्या? मैं कह रहा हूं कि आप अगर फंस रहे हो 1/2 और 2/1 में, तो वो कॉमन सेंस से भी तो क्लियर कर सकते हैं उसको। अच्छा, 1/2 स्ट्रांग है, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? A स्क्वायर लिया √2A स्क्वायर, मैं तो सीधा सीधा लिखता ना, F12/F13 इक्वल्स टू R2 का होल स्क्वायर बाई R1 का होल स्क्वायर। भाई हम जानते हैं ना, अभी Q1/Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो होता है। ठीक है, चलिए ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। रीड क्वेश्चन केयरफुली and give me a second. Everyone try this question. किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछते चलो। इस फोर्स को अपने अंदर बिठा लेना है अपने को, कूलम्स लॉ को। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड बन सकते हैं इस पर, पर आज के क्लास के बाद हम लोग पहला एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा होमवर्क होगा, डिस्कशन होगा। चलो ट्राई करें।
सर एक मैं जीएफ की निकालने क्योंकि ईएफ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर हो जाता है। एक सवाल आपने पूछा है आनंद, लेट मी चेक। सर एक में केवल जीएफ ही ना निकालेंगे, एक में केवल जीएफ ही निकालेंगे, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। जीएफ ही निकालेंगे ना, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर हो जाता है। नहीं सर, मैं आनंद अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। आनंद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली मुझे समझाने की कोशिश करो। आदर्श और निधि, आपके आंसर में हल्का एक 10 टू द पावर नहीं, ठीक है, बोलिए। मतलब हम थे ना कि मास और इसके में टेंशन निकालना है, तो सर आप बोले थे ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर हो जाता है। हाँ, इसमें केवल ग्रेविटेशन मैंने बोला निकालेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर हो जाता था, ठीक है। फोर्स कहाँ इग्नोर होता था? मास भी इग्नोर नहीं होता, कुछ इग्नोर नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक आप लोगों का आंसर देख लेता हूं। आदर्श और निधि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, 3.6 into 10 to the power minus 6। लेट्स सी, देखते हैं। निधि का भी वही आंसर है। आदर्श रुक जाते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन को विजुअलाइज करें, क्वेश्चन को विजुअलाइज करें। आई एम स्टिल वेटिंग। पहले वाले के लिए आप लोग का बहुत क्लियर है कि टेंशन आखिर स्ट्रिंग में कितना होगा, वही ना होगा जो फोर्स लग रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन तो वही होगा ना जो फोर्स लग रहा है। वैष्णवी 3.5 कैसे हो गया? कोई पॉइंट ही नहीं है, 6 होगा। तो इतना तो आप लोग भी क्लियर हो कि टेंशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिक्कत है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 2 into 10 to the power minus 6 into 1.8 into 10 to the power minus 6 by distance का होल स्क्वायर। पहले तो मुझे सबका ही आंसर गलत लग रहा है। निधि हैंडर्स क्या? निधि पूछिए। सर वो 1.8 तो उसका मास है ना, चार्ज तो 2 ही है, दूसरा भी। बिल्कुल 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज, बिल्कुल सही। ये मास नहीं दिया, ये चार्ज, दोनों का चार्ज सेम दिया, वो दोनों का मास और चार्ज सेम दिया हुआ है ना, ठीक है। निधि बिल्कुल सही है। निधि ने कहा है कि दोनों का मास तो बिल्कुल ये 1.8 नहीं है, 2 into 10 to the power minus 6 है। पहले तो ये 2 into 10 to the power minus 6, अब आंसर सही आएगा। into 2 into 10 to the power minus 6, दोनों का चार्ज बिल्कुल सेम है। हाँ निधि बोलिए। सर -8 है -8 है। क्वेश्चन में सर, चार्ज 2 into 10 to the power -8 कूलम है। अच्छा ठीक है, 2 into 10 to the power -8 है, ठीक है, समझ गया। हाँ चलो, मैं वो पावर टू द पावर -6 के चक्कर में था। तो मेरे पास दो चार्जेस हैं, 2 into 10 to the power -8, 2 into 10 to the power -8, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर इक्वेट कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम है, तो 9 into कितना हो जाता है? 10 to the power 9 हो जाता है, into 4 हो जाता है, into 10 to the power -16 हो जाता है, तो 36 into 10 to the power -7 न्यूटन। डन हो गया क्या? बिल्कुल सही है। आकाश बिल्कुल सही है। आकाश ने कहा इसको 3.6 into 10 to the power -6 न्यूटन, बिल्कुल सही है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? क्या फर्स्ट पार्ट हमें क्लियर है क्या? कल्याणी ने हैंड रेज किया, कल्याणी पूछिए। सर इतना तो मेरा भी आ गया था, लेकिन R स्क्वायर कहाँ गया जो नीचे है? R1 नहीं दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ध्यान नहीं दिया। ठीक, चलिए
हो गया। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन आ चुका है। चलो डन, पहला हो गया। अब बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसको सडनली कट कर दिया तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि हमने इसको सडनली कट कर दिया, तो जब कट करेंगे तो बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा उसी फोर्स से। सडनली कट करेंगे तो दोनों चार्जेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, फोर्स विल बी इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास आपको दिया गया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो लिख सकते हैं क्या, फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई मास कितना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 गया। 2 आ रहा है क्या, क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है क्या, सबको बताओ जल्दी। अगर मैं कट कर दूंगा तो दोनों मूव करने लगेगा, फोर्स हमको पता है, हमको मास भी पता है, तो क्या एक्सेलरेशन नहीं निकाल लेंगे। अच्छा, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ऑब्वियसली सेम है, दोनों पे फोर्स सेम है, दोनों पे मास सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है क्या। राघवेंद्र ने पूछा है कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा क्या। राघवेंद्र, इसको 10 मिनट के बाद बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र, 10 मिनट के बाद। और मैं अभी एक हिंट दे दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है कि हम इसको कंसीडर यहां पे नहीं कर सकते इस फोर्स के साथ। क्लियर है। हाँ, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, they both have equal magnitude of acceleration but acceleration will be opposite to each other। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्लियर है सबको। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, I would just go with right pen, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर with opposite directions, with opposite directions। Clear? Let's do one last question on gravity. Let's do one last question on this Coulomb's law। ठीक है, वैसे भी आपने जो पूछा है सवाल, उसका जवाब 10 मिनट के अंदर हम देंगे। ठीक है, आनंद पूछिए। आशीष, स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ आनंद पूछिए। सर थोड़ा लाइट ऊपर करिए ना। ठीक सर 30 सर। बोलिए आनंद, क्या बोल रहे थे। हाँ आनंद, टेंशन ठीक है, टेंशन इक्वल्स टू ही है, टेंशन इक्वल्स टू ही फोर्स है उस वक्त, है ना। आनंद पूछिए। डिवाइडेड बाय 1.8 है ना, डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। मास दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। 20 ना सर, 20। 36 डिवाइडेड बाय 1.8। तो क्या है, 36 डिवाइडेड बाय मास है, मास कितना दिया हुआ है आनंद। मास 1.8 यस सर। इंटू -6 kg है ना, उसी से डिवाइड करोगे ना सर। तो -6 कैंसिल हो जाएगा 10 टू द पावर, और फिर केवल बचेगा 36 और डिवाइडेड बाय 1.8। 2 बचा। ठीक है, 3.6 सही है, 3.6 सही है ना, ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना भाई। आनंद यहाँ देखो ना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6, आपका फोर्स कितना आया है। इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा था सर, वही। नहीं, वो तो आपका भी है ना फोर्स आनंद, ये तो मेरा देखने की जरूरत नहीं है ना, आपके पास तो है कॉपी में लिखा हुआ। आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चाहिए ना, मेरा कैलकुलेशन क्यों देख रहे हैं आप, क्यों अपना कॉन्सेप्ट बना बनाया खराब कर रहे हो। मेरा कैलकुलेशन और मेरे हैंडराइटिंग दोनों पे फोकस ना करें। जल्दी जल्दी में कभी फ्रेंच भी लिख देता हूँ। हाँ दीप, अगला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। दीप अगला क्वेश्चन स्टार मार्क्ड है, मुझे पता है उसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसको सॉल्व करें।
एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, स्टार मार्क्ड है, इट्स नॉट अबाउट आंसर, इट्स अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है दीप, वेरी गुड वेरी गुड। ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, गुड। चलो ट्राई करो इसको। वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन है, आपको बताया था कि कैसे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग, आपको बताया था कि कैसे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर डायरेक्शन भी निकाल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आनंद नहीं, गलत है। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, पहले नहीं गलत है, पहले मैग्नीट्यूड अलग निकालें और डायरेक्शन अलग निकालें, चाहे कुछ हो जाए। जस्ट गो फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेपरेटली, और फाइनली वेक्टर आपसे बन जाएगा। सबसे पहला फोकस मैग्नीट्यूड पे होना चाहिए, फिर बात करेंगे डायरेक्शन की भी। सबसे पहला मैग्नीट्यूड होना चाहिए, पहले तो आपको ओए वेक्टर निकाल लेना चाहिए। ओए वेक्टर, डायरेक्शन भी तो यही होने आने वाला है। ओए वेक्टर निकाल लीजिए सबसे पहले। ओए वेक्टर कितना होगा, 2i कैप, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप। ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 4 + 1 + 9 अंडर रूट 14। ओए का यूनिट वेक्टर, नहीं आदर्श गलत है। आदर्श कितनी बार लिखोगे भी गलत तो गलत ही होगा, 50 बार लिखने की जरूरत नहीं थी। कल्याणी गलत है, कल्याणी गलत है, निधि गलत है, आनंद सही है। तो ओए का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ओए वेक्टर बाई ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 14। यही है आपका डायरेक्शन, यही है आपका डायरेक्शन। यही है आपका डायरेक्शन। पहली बात समझो, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यह है आपका डायरेक्शन। अब बात करनी है अपने को मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड, तो पहले मैग्नीट्यूड के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और क्या, अंडर रूट 14 है। अगर अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा,
मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर 14 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/56 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। पहली चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स का वेक्टर बताइए तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। कल्याणी गलत है, फिर से मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में हरी कर रहे हैं। क्वेश्चन में बहुत क्लियर दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। थोड़ा वेक्टर याद करो, वैष्णवी सही है, थोड़ा वेक्टर याद करो तो आपको डायरेक्शन तो क्लियरली दिख गया है कि फोर्स रिपेल करेगा तो OA के लॉन्ग है, तो डायरेक्शन बना लिया ना, वेक्टर बना लिया, पहले उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यूनिट वेक्टर बन गया, तो डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? अब मैं फोर्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है Q1 इंटू Q2 बाई 56 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कितना है अपने पास, डायरेक्शन कितना है अपने पास, OA का यूनिट वेक्टर, OA का यूनिट वेक्टर, OA का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 2i माइनस j कैप प्लस 3k कैप बाई √14, यानी फाइनली क्या बन गया Q1 इंटू Q2 बाई 56 √14 पाई एप्सिलॉन नॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्वेश्चन को पढ़ने दो। चार्ज Q1 प्लेस्ड है 2 1 2 3 पे। अच्छा, फोर्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स और अनदर चार्ज Q2 पूछ रहा है। हमने Q1 पे निकाला है, हमने फोर्स Q1 पे निकाला है, तो फोर्स ऑन Q2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन Q1 कह सकते हैं क्या? हम जानते हैं ना कि फोर्स ऑन Q2 इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q1, हमने 1 पे निकाला है। बोलिए क्लियर है क्या? दीप, हमने जो निकाला है, हमने किस पे फोर्स निकाला है, हमने फोर्स ऑन 1 निकाला है, बट एक्चुअली हमको फोर्स ऑन 2 निकालना है। बस कुछ नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। फोर्स ऑन 2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा फोर्स ऑन 2, ये 1 निकाला हमने, फोर्स ऑन 2 विल बी इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 बाई 56 √14 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। इज इट डन? कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने फोर्स 1 पे निकाला है, गौर से देखिए, OA पे मैंने फोर्स 1 पे निकालने की कोशिश की है, बट एक्चुअली में फोर्स 1 पे नहीं, फोर्स 2 पे निकालना है। F2 इक्वल्स माइनस F1 होता है, हम जानते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे पे लगता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये बात समझ में आया? ये पूरा का पूरा काम पहला हमने डायरेक्शन के लिए किया, हमने शुरुआत में पूरा काम डायरेक्शन के लिए किया। फिर मैग्नीट्यूड के लिए अपने को क्या क्या चाहिए था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जेईई के लिए, जहां पे आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में बताना है। सब लोग लिख ले, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछे। हम बी और डी में कंफ्यूज हो सकते थे यहाँ पे, अगर हमने चार्ज को ठीक से नहीं देखा। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो क्वेश्चन फोर्स ऑन Q2 पूछा था, 0 पे कितना फोर्स लगेगा, ना कि Q1 पे। Here we did mistake। दीप, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, आपने क्योंकि फोर्स ऑन 1 ही निकाला है पहले, यानी आपका जो डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो भी हम कह सकते हैं कि मेरे फोर्स ऑन 1 का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑन 1 का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, माइनस OA कैप होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ध्यान रखना है आदर्श कि हम गलतियां कहां कहां कर सकते हैं अगर क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा जाए तो। ठीक है, अगर आपका जो आंसर आया उसका रेलेवेंस भी समझ में अगर आ चुका है कि अच्छा हमने ये गलती की इसलिए आया, हम क्या मिस कर गए क्वेश्चन में, तो भी अब आगे से गलतियां नहीं होंगी। अगर आपके मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो गए तो फिर अगली बार वो मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपको लगे कि जनरल गलतियां हो रही है तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। Is it clear to all of you? Let's move to our next topic. Comparison between electrostatic and gravitational force, जिसकी बात आप लोग अभी काफी कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या कंपैरिजन है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल की तरफ लेके जाऊंगा। एक प्रोटॉन और एक दो प्रोटॉन्स के बीच, या एग्जाम्पल में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक प्रोटॉन है कुल मिला के और एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों के बीच में हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर ले लेते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि बताओ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, मास पूछोगे, और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछूंगा तो आप चार्ज पूछोगे। तो क्यों ना दोनों का चार्ज और मास हम पूरी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, दोनों का चार्ज और मास लिख देते हैं। कितना होगा, तो प्रोटॉन का Q1 Q कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मास कितना होगा, मास होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि Q2 चार्ज कितना होगा, Q1 और M1 है, Q2 चार्ज कितना होगा, तो अगेन फिर से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, बस माइनस हो जाएगा। M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा अपने पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब चार्ज और मास दोनों पता चल गया अपने पास। अब हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल दोनों फोर्स निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा तो क्या लिखेंगे, G M1 M2 अपॉन R का होल स्क्वायर। वेयर G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू होता है, याद करिए, मास का वैल्यू कितना होता है, मास का वैल्यू होता है M1 इंटू M2 का वैल्यू कितना होता है, बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मान लिया है कि 1 मीटर है, मान लिया कि डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं थोड़ा पावर को ही एक जगह कर दूं अगर, तो ये कुल मिला के कितना आ रहा है, 10 टू द पावर -69 आ रहा है क्या, 27 3 2 5 58 और -69 इंटू ये 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1। क्लियर है। तो जरा सॉल्व करेंगे तो नियरली ये 10 के करीब हो जाएगा, और 10 10 10 100, यानी ये कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट ऑर्डर जो जाएगा ये ऑलमोस्ट 100 इंटू 10 टू द पावर 69, which is equal to of order almost 10 to the power -67 times। मैंने बहुत सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश की है। मैंने कोशिश किया है कि मैं अप्रोक्सीमेशन लूं, मैंने इतने वैल्यूज का एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया। इन ऑलमोस्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो चार्जेस के बीच में होगा वो किस ऑर्डर में होगा, वो 10 टू द पावर -67 न्यूटन में। मुझे इतना बता दो, इतना कम फोर्स कंसीडर करोगे क्या दो चार्ज के बीच? पहले तो इतना कम फोर्स है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में कैसा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फोर्स अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1
1.6 into 10 to the power minus 19 Q2 बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सॉल्व करें अगर इसको तो ये 16 या कितना होता है, कुछ 2.56 होगा, 2.56 होगा। 2.56 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा, इंटू 9 करेंगे तो कुछ लगभग 20 टाइप होगा। 2.56 इंटू 9 करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 9 टू 18, ऑलमोस्ट 20-25 के आसपास होगा। 25 पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 टू दी पावर माइनस 38 है, इंटू 10 टू दी पावर 9 कितना हो जाएगा, माइनस 10 टू दी पावर 29, ऑलमोस्ट 10 टू दी पावर माइनस 29। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। इसको थोड़ा एक ऑर्डर में बनाएं कि ऑलमोस्ट कितना पावर पे रहेगा, तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो 10 टू दी पावर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 27 या 28, 10 टू दी पावर माइनस 28 न्यूटन के ऑर्डर में था। नेगेटिव साइन होगा ना, कहां पे नेगेटिव साइन होगा, कहां पे होगा नेगेटिव साइन एंजल? राघवेंद्र क्या फोर्स में हम लोग चार्ज का साइन लेते हैं क्या? राघवेंद्र क्या फोर्स में हम लोग चार्ज का साइन लेते हैं क्या? वो तो डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड निकालो डायरेक्शन निकालो। फोर्स के साइन का यूज सिर्फ हम डायरेक्शन में करते हैं, मैग्नीट्यूड में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। कभी भी याद रखना कि फोर्स में कभी भी चार्ज का साइन हम लोग कभी नहीं लेते हैं, ठीक है? अंजन ने बोला नेगेटिव साइन होगा ना, नेगेटिव साइन, मैं वही कह रहा हूं अंजन। राघवेंद्र दोनों प्रोटॉन लेते थे, दोनों पॉजिटिव था, बस अट्रैक्शन और रिपल्शन का खेल है और कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। राघवेंद्र फोर्स में अगर पॉजिटिव नेगेटिव से सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन का खेल है, यहां पे हमें ये जरूरत नहीं है कि फोर्स का साइन क्या है। फोर्स में कभी भी चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है? तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10 टू द पावर माइनस 67 न्यूटन के आसपास है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देखें तो 10 टू द पावर माइनस 28 न्यूटन के आसपास है। तो अगर मैं रेशियो लूं ग्रेविटेशन टू द पावर 10 टू द पावर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 39 टाइम्स हो जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा होता है। इसीलिए कभी भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं दो चार्जेस के बीच, बिकॉज ये बहुत ही वीक फोर्स होता है छोटे बॉडीज के लिए। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कह सकते हैं कि इट इज मच लार्जर फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये क्लियर है क्या? ये बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बस एक कंपैरिजन देने की कोशिश की गई है। और ये 10 टू द पावर 39 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 40 टाइम्स भी कहीं लिखा होता है आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको क्या? हम लिख सकते हैं Fe is 10 to the power 39 times ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी को भी कोई दिक्कत है पूछिए। ये डेरिवेशन थोड़े ना अंजन है, इसे सॉल्व करना है, थोड़ा मेहनत करना है। क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट एनसीईआरटी में आपके इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है। इसीलिए मैंने इसको क्लास में ही करा दिया। कोई ऐसी बड़ी लॉजिकल चीज नहीं है, आप खुद भी निकाल सकते थे आप इसको। दो चार्ज बॉडी एग्जांपल के तौर पे हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ले लिया है और इसे समझ में आ गया। कभी कभी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस कांस्टेंट का है। कांस्टेंट एक में 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है और एक में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। ये बहुत क्लियर करता है
कि फोर्स हमेशा ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट बहुत ही कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है? चलिए लेट्स होप कि ये खत्म समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं। शिवम ने हैंड रेज किया, शिवम गो अहेड। हेलो सर। सर हम लोग पढ़े थे लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक का। सर इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिस्टेंस बढ़ा भी दे रहे हैं, लेट्स से अगर 100 कर देंगे तो भी तो फोर्स इसका ज्यादा ही होगा। मैं एक बात बताऊं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स? मतलब दोनों तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना, इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यस। दोनों सेम रेंज फोर्स है, ठीक है। दोनों जब एक ही डिस्टेंस को लेके एक ही रिलेशनशिप फोर्स शो करता है तो हम लोग इसको डिस्टेंस के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है शिवम? सर लेकिन पढ़े थे ना लोग ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉर्ट रेंज। नहीं, हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्स सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स को कह सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्स कह सकते हैं, और कोई ऐसा शॉर्ट रेंज फोर्स ये सब नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम डिस्टेंस पे ही लगता है और नहीं लगता है, ठीक है। बाकी सब लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्लियर शिवम? ओनली वन फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। वो मात्र 10⁻⁻15 के ऑर्डर में ही लग सकता है, इतना कम डिस्टेंस होगा तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए ओके। लिख लिया सबने? लिख लो एक बार तो जल्दी बताओ। शिवम ने हैंड रेज किया, शिवम गो अहेड, पूछिए। शिवम हैंड रेज किया था? अच्छा हटा दिया। चलो रविशंकर यार तुम अपना कनेक्शन चेंज कर लो। और एक और आइडिया देता हूँ रविशंकर, अगल बगल में कोई झूला, अगल बगल में क्या करो, कोई टावर वावर है ना तो उसमें झूला वूला लगा लो। ये तुम्हारा नेटवर्क एक्चुअली हर 10 मिनट पे फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। लिखो मोदी जी को एक लेटर। मोदी जी कुछ नहीं किए, कम से कम इंटरनेट तो दे दीजिए, ठीक। सुन रहा है कि नहीं? चला गया, फिर निकल गया। चल लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमारा आज का मेन टॉपिक था। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि मान लीजिए कि दो या दो से ज्यादा चार्जेस एक जगह पे रखे गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि सब चार्जेस का नेम रख देते हैं, 1 है, एक पहले वाले का नाम दे देते हैं 1, दूसरे वाले का नाम दे देते हैं 2, तीसरे वाले का नाम देते हैं 3, चौथे वाले का 4 और पांचवे वाले का 5, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि टोटल फोर्स, अगर मान लीजिए कि एक बॉडी के अराउंड 4 और बॉडीज रखे गए, ठीक है। निधि, जब न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है तो पहले क्या करेगा, वो उसको इंड्यूस करेगा, चार्ज इंड्यूस करेगा तो उसमें भी चार्ज ही डेवलप होगा। तो एंड में वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में। आखिर वो चार्ज की वजह से ही हो रहा है, इंडक्शन की वजह से। तो मैं जो कहना चाहता था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि हमारे पास मान लीजिए कि 5 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स ऑन वन चार्ज कितना होगा, तो सिंपल इट वुड बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। या इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, इट स्टेट्स दैट total force on a charge is equal to vector sum of all the forces
ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस क्लियर है। मान लीजिए कि मैं फोर्थ पे अगर फोर्स निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं कैसे देखूंगा, 1 पे कैसे फोर्स लग रहा है, 1 कैसे फोर्स लगा रहा है, 2 कैसे फोर्स लगा रहा है, 3 कैसे लगा रहा है, 5 कैसे लगा रहा है। अगर मैं लिखूं कि F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया और F5 हो गया, तो नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स, टोटल फोर्स किसी चार्ज पे क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F5। याद रखिएगा, किसी बॉडी पे जो टोटल फोर्स होगा विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सिर्फ इतना ही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी अब हम लोग 2 चार्ज का सिस्टम नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा चार्जेस भी लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, कूलम्स लॉ का ही एक्सटेंशन है, जो कहता है कि अगर एक चार्ज के अराउंड 3-4 चार्जेस रखे गए हैं तो उस चार्ज पे टोटल फोर्स होगा उन सारे चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम होगा। क्लियर है? जल्दी लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग स्ट्रेट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। एक चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। क्लियर है सबको? हम लोग इस पे 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, हम पूरी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। होपफुली सबने लिख लिया होगा, नहीं हुआ है चलो बेस्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। लिख लो तो से यस एटलीस्ट। इसी को बिल्कुल नहीं, इसी को फोर्सेज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस भी कह सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्योंकि हमने वेक्टर में भी पढ़ रखा है, याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ नहीं पढ़े हम लोग, वेव्स में पढ़े हैं, सिस्टम में पढ़े हैं, हर जगह तो एक ही चीज है, टोटल फोर्स। ग्रेविटेशन में पढ़े हैं, टोटल फोर्स इक्वल टू सब वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो कुछ नया नहीं है, सब वही चीज है। ग्रेविटेशन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल फोर्स सारे फोर्सेस का सम होगा, सीधा सीधा हिसाब। ठीक है, लिख लिया है? चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अपने को सीखना है इस 2-3 क्वेश्चन में, उसके बाद ये बहुत इजी टॉपिक है ये। रीड क्वेश्चन केयरफुली। तब तक मैं अपने सिस्टम को थोड़ा, लैपटॉप आईपैड को चार्ज में लगा लेता हूँ।
ट्राई दिस, टेक योर टाइम, वैसे भी देखते हैं कौन आंसर सही है कि नहीं। I've got 3 to 4 answers till yet. निधि गलत लग रहा है मुझे, निधि आनंद बिल्कुल मुझे गलत लग रहा है अभी तो आंसर। अद्या लेट्स सी, अद्या ए भी गलत लग रहा है। Still would see, अद्या देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन थोड़ा सा, क्योंकि काफी टाइम आपने ले लिया है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि ए वाला जो है, ए जो है वो किस पे फोर्स देखना है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड ऑन वर्टेक्स ए पे फोर्स निकालना है। अगर आप ए पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये माइनस क्यू चार्ज जो है वो क्या करेगा, माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा। पहला बात समझो कभी भी तरीका, कि पहला जो चार्ज है 1 की वजह से, वो मान लेते हैं कि -1 की वजह से है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से F1 जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ड्रॉ करने में आपको सिर्फ चार्ज का साइन देखने की जरूरत है, और वो क्या होगा, इस तरफ होगा। ए अट्रैक्ट हो रहा होगा 1 में, 2 पॉजिटिव है तो ये रिपेल करने की कोशिश करेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है F2। याद रखिएगा, F1 इस तरफ, F2 इस तरफ। अब इन दोनों के बीच आप बड़े आराम से डायरेक्शन बता सकते हो। क्या आप कह सकते हो क्या कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है? बोलिए, क्या सबको ये बात क्लियर है कि आप कह सकते हो कि F1 और F2 के बीच में एंगल 120 डिग्री है? रिप्लाई ऑन चैट इफ दिस अंडरस्टूड और नॉट। F1 की वैल्यू आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन A का होल स्क्वायर। क्लियर है? F1। अगर F2 की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी Q 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो भी कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। कोई साइन लेने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्शन पहले ही कंसिडर कर लिया उसका। आपके पास दोनों फोर्सेस आ गए, दोनों फोर्स जब सेम ही है तो भाई सीधा सीधा कुछ F ले लो ना, कितना दिमाग लगाना है इसमें, F। अब याद करिए, दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या करते थे, आप क्या करोगे, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1
F2 cos थीटा, यही करोगे ना फॉर्मूला, वेक्टर का फॉर्मूला। तो F1 F2 का होल स्क्वायर करना है तो आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, ये 2 और 2 गया, माइनस एफ स्क्वायर, ये एक पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्टेंट कितना आया, f, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है क्या कि करेक्ट आंसर वुड बी a? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन की तरफ तो दोनों इक्वल फोर्स है, तो कहीं बीच में होगा। बोलिए क्लियर है क्या सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? निधि ने हैंड रेज किया है, पूछिए निधि। सर क्वेश्चन में बोला है कि एलोंग नॉर्मल बीसी चाहिए, तो सर बीसी के एलोंग तो 0 होगा। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं। आपके पास फोर्स आ चुका है पहले तो, ठीक है, आपके पास फोर्स आ चुका है। अब आपके पास फोर्स कुछ ऐसे आया, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास, अच्छा ये टोटल फोर्स नहीं पूछा है, बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द वर्टेक्स इन डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। तो मैं सबसे पहले इसका आंसर ए नहीं बोलूंगा, मेरे पास टोटल फोर्स आ चुका है पहले तो, ठीक है। तो मैं टोटल फोर्स आ चुका है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि नॉर्मल में क्या होगा। तो आपके पास जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, और ये जो फोर्स आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, सही बात है, रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे आ रहा है। अच्छा एक बात और है कि ये जो है ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 60, सही बात है, और 60 बन रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल, इस लाइन का बीसी का नॉर्मल क्या होगा, कुछ ऐसा होगा क्या, नॉर्मल का कितना होगा आप बताओ। अगर मैं बोलूं कि मेरा एफ है और ये एंगल बीसी, ये मेरा बीसी लाइन है, ये मेरा क्या है, अच्छा बीसी, अच्छा मेरा बीसी कौन सा है, अच्छा बीसी है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा बीसी लाइन, ये तो हमारा एसी लाइन है, सॉरी मैं बीसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो इतना सबने लिख लिया, मैं बीसी लाइन के नॉर्मल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा फोर्स जो है वो कुछ ऐसे है, और मेरा ये फोर्स कुछ इस तरीके से है, नेट फोर्स मेरा कुछ ऐसे आया है, नेट फोर्स मेरा कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, नेट फोर्स मेरा कुछ ऐसे आ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि इस बीसी के साथ एंगल कितना है, बीसी के साथ जो मेरा एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो क्या हम इसका कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं क्या हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं? इधर कितना होगा, f cos 60, f cos 60। तो अगर इसके नॉर्मल में जाएंगे तो कितना हो जाना चाहिए, नॉर्मल में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल में जाएंगे तो क्या ये f sin 60 हो जाएगा क्या, f sin 60 हो जाएगा क्या, बोलिए क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये f sin 60 हो जाएगा? बोलिए निधि, यही आ रहा है क्या? मैंने बोला कि मेरा बीसी के नॉर्मल, देखो फोर्स टोटल हमने निकाल लिया, फोर्स हमने टोटल निकाल लिया, डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी पूछ रहा है, ओहो सॉरी बीसी के, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक्चुअली फिर से बी ए के नॉर्मल चाहिए, तब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। बीसी के नॉर्मल मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग चाहिए होता है ना, जो कि क्या है, 0 है, सही है निधि, काम खत्म करते हैं। चलो सही बोल रहे थे आप, मैं एक्चुअली एसी और एबी के नॉर्मल निकाल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि बीसी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ निधि बोलिए। सर हम इसको ऐसे सॉल्व किए कि मतलब ए का एफबीडी बना दिए और फिर बीसी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसे लॉन्ग नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, तो कंपोनेंट ब्रेक करके सॉल्व कर दिया और देखा कि वाई कंपोनेंट पूरी तरह कैंसिल हो जा रहा है, सही बात। यस सर। पहले तो हमने जो गलती किया, नहीं वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन हर तरीके से अपने क्लियर था कि टोटल फोर्स तो हॉरिजॉन्टल था। अच्छा क्वेश्चन में मैंने अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या गलती किया, मैंने यही नहीं पढ़ा ये बीसी कौन सा है, बीसी तो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपसे पूछ रहा है इसके नॉर्मल यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, फोर्स क्या होगा, 0, करेक्ट आंसर वुड बी सी। क्लियर है क्या? ये सिंपल पार्ट था, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज हमने सीखा कि कैलकुलेट कैसे करना है पहला, ठीक है, और ये इतना हमने जो दूसरे पार्ट में दिमाग लगाया ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, हमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है, डन हो गया।
अरीज ने बोला कि सर जो आपने पहले निकाला था रिजल्टेंट वो भी 0 होगा। अरीज कैसे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ इसके। हाँ अरीज बोलिए। सर मैं ऑडिबल हूँ? हाँ बोलिए, अनम्यूट है, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि आपने यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। कैसे? हाँ दिखाइए। सर यहाँ पे रिजल्ट निकाला है आपने, हाँ ठीक वहाँ पे आप -1/2 को कैंसिल किए हैं 2 ठीक। से, तो वहाँ माइनस का साइन होगा ना? ठीक, माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा ये। हाँ, तो -f² हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 2f स्क्वायर है। ओ हाँ, यस। समझ में आ गया? हाँ हाँ। चलो चलिए, हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। इतना दिमाग लगाने से फायदा हुआ कि हम काफी चीजें इसमें सीख गए। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं सब लोग। Everyone try this question. सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मेहनत करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इससे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूरी तरह सीख जाएंगे। ठीक है दीप। क्वेश्चन जब तक आप फिगर बनाना नहीं सीखेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर क्लियरली। क्वेश्चन टच एंड गो है, वन लाइनर है। गुड आनंद, वेरी गुड। बिल्कुल सही है वैष्णवी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिगर बनाना। ये फिगर बनाते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। राघवेंद्र बिल्कुल सही है, अद्या बिल्कुल सही है। अगर आपने फिगर सही बना लिया देन क्वेश्चन तो आपसे किसी हालत में एक लाइन में ही बनेगा। I've got 5 to 6 answers till yet. चलिए, still waiting for your response. नहीं शिवम, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपने लगता है फिर तो।
कितने लोग समझते हैं कि एफ ए जो होगा वो 1 माइक्रो कूलम को रिपेल करेगा? कल्याणी बिल्कुल सही है, आकाश गलती हुआ। कितने लोग मानते हैं कि 1 कूलम को ए रिपेल करेगा? सी भी रिपेल करेगा। तो एफ ए और एफ सी का डायग्राम क्लियर है क्या? ड्रॉ, सिर्फ इतने ड्राइंग से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या एफ ए, अरे बिल्कुल सही है, एफ ए एफ सी क्लियर है क्या? अच्छा, दोनों इक्वल चार्ज अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है, तो क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? एफ ए इक्वल्स टू एफ सी नहीं हो जाएगा क्या? तो उस डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्या? पहले इतना समझो, ए और सी का देखो। अंजन बिल्कुल सही है, थोड़ा बी और डी की तरफ भी देख लो आप। तो क्या ये बी रिपेल करेगा क्या? क्या ये बी रिपेल करेगा क्या? क्या ये डी भी रिपेल करेगा क्या? क्या ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है क्या? तो अगर एफ बी भी अगर एफ डी के इक्वल हो जा रहा है तो क्या नेट फोर्स 0 नहीं हो जाएगा? टोटल फोर्स बोलिए। आदर्श, आनंद, आशीष, निधि, रिया, सान्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्वेश्चन मेहनत करने लायक था क्या? फिगर, एक्सप्रेशन ऑफ क्वेश्चन इन फिगर्स अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता है। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय लॉजिक भी हिट करवा ले तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन वैसा ही था। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सब लोग करेंगे। ये टाइप ऑफ फेवरेट क्वेश्चन में से है, चलिए ट्राई करें। हम लोग 5 मिनट क्लास को एक्सटेंड भी करेंगे। सही है आनंद, सॉल्व कर लो ठीक से। जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस द क्वेश्चन इन फिगर्स। आप क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो गया आनंद? कल्याणी गलत है। कल्याणी पिछला आंसर दे रहे हो क्या? नहीं नहीं, कल्याणी गलत है। अंजन ठीक है। वैष्णवी गलत है। आयुषी गलत है। पहला काम फिगर बनाना ही हो सकता है अपना।
चलिए, शिवम कल्याणी गलत है, आनंद सही है, आयुषी शिवम बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अपने पास है। किस पे नेट फोर्स 0 होना है ये थोड़ा सोच लो बस, खाली टोटल देख लो। देखो, अगर कोई अननोन चार्ज मानते हैं आप तो आप उसको प्लस माने। कोई भी अगर आप अननोन चार्ज ले रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव चार्ज मानिए। क्लियर है? आप उसको पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कीजिए। क्लियर है क्या? कोई भी अननोन चार्ज अगर आप ले रहे हो तो अननोन चार्ज है, दोनों सब अननोन ही है। तो मान लीजिए कि मुझे नेट फोर्स ऑन दिस Q0 चाहिए। तो इस पे फोर्स किसके किसके वजह से लगेगा? दो ही तो है। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एक 1 पॉजिटिव है, मैं तो ऐसे लिखूंगा, F1 और F2 दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0। सीधा सीधा हिसाब है। F1 प्लस F2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। खत्म। F1 प्लस F2 की वैल्यू 0 होना चाहिए, सीधा सीधा हिसाब, क्योंकि उस पर नेट फोर्स मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। अच्छा, F1 कितना है थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो L/2 डिस्टेंस वाला है, तो देख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू Q का होल स्क्वायर अपॉन L का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहां से कितना हो जा रहा है? L हो जा रहा है 2 के लिए। मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहले ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा? 4 इंटू Q, ऊपर स्क्वायर नीचे ऊपर चला जाएगा, सॉरी, प्लस 4Q स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 4 और 4 गया, तो क्या बचा अपने पास? QQ प्लस Q स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। निधि देख लेता हूँ। Q इंटू क्या हो जाएगा? Q प्लस Q इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आया? Q की वैल्यू जो है, वो Q की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? -Q। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको ये आंसर ए आ रहा है क्या? बोलिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ टॉपिक को एंड करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए, ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। मेरी 5 मिनट में दूसरे बोर्ड्स बैच में भी क्लास है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। निधि, आपने बिल्कुल सही कहा था। आपने दोनों फोर्स को जोड़ करके मुझे बताया था कि सर नेट फोर्स था। बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन के हिसाब से चलिए आप, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला टॉपिक नहीं है। निधि पूछिए। सर वो हम उस समय क्वेश्चन में हमको लगा कि नेट फोर्स से निकालना है, इसलिए पहले नेट फोर्स कैलकुलेट करके वो आंसर भेज दिए, फिर बाद में देखे कि Q का वैल्यू निकालना था, फिर कैलकुलेट किए। बढ़िया, चलिए, ओके। अब आप आईसी प्लस होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज का कर सकते हो। ग्रुप पे मैंने मॉड्यूल दिया है, आपको दोनों मॉड्यूल दिए हैं। मैं दोनों से होमवर्क दूंगा आपको और 2 दिन के बाद डिस्कस करूंगा। दोनों के लिए एक एक दिन टाइम दूंगा डिस्कशन का। वेंसडे और थर्सडे, इन दोनों दिन में मॉड्यूल को हम पूरी तरह डिस्कस कर लेंगे। वेंसडे को डिस्कशन रखेंगे, जनरली हम लोग वेंसडे को डिस्कशन रखेंगे। पहली वेंसडे तक पहला आईसी प्लस होमवर्क प्लस वो चाहिए। अगले 3 दिनों में फिजिक्स से खूब क्वेश्चन करना है आपको आज से।
दोनों का पहला एक्सरसाइज आप पूरा सॉल्व करेंगे। वेंसडे कोई डिस्कशन होगी, अपनी लॉन्ग डिस्कशन होगी। और एक बार हमने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, चैप्टर के हम फ्लो में आ जाएंगे। और कल शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। I've started getting answers. पहले फिर से फिगर बनाना जरूरी है। देखते हैं 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स केप्ट एट एक्स एक्सिस। यहां पे एक 1 कूलम चार्ज हमने रख दिया है, 1 कूलम चार्ज। और फिर 10-10 सेंटीमीटर पे हमने चार्जेस रख दिए हैं, जिसमें क्या क्या है हमारे पास है। चार्ज कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -8, 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द -8, 27 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें पहले 2 की वजह से फोर्स निकालो ना, ट्रैक बन जाएगा अपने पास। अगर मुझसे कोई बोले कि फोर्स ड्यू टू 1 निकालना है, तो वो सारे चार्जेस रेपेल करेंगे, सीधा सीधा हिसाब है, सब रेपेल करेगा। तो सबसे पहले फोर्स ड्यू टू फर्स्ट निकालोगे अगर, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, 1 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यानी डिस्टेंस का होल स्क्वायर अगर देखें तो सेंटीमीटर है, 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4। पहले वाले से डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। एक पैटर्न बनाना है हमको, देखते हैं आनंद। तो हमने बोला कि चलो ये कांस्टेंट को ना कुछ सी मान लेते हैं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे सर ये बार बार के मत लिखिए। वैसे के लिखने में दिक्कत क्या है, इतना आदत एक कांस्टेंट पूरे को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं के। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -4। 10 टू द पावर कितना हो गया टोटल -2 हो गया, मिला के कितना हो गया 10 टू द पावर -6 इंटू के। पहला F2 अगर देखें, फोर्स ड्यू टू 2 देखते हैं, तो फिर से क्या लिखेंगे K। Q1 इंटू Q2 अब कितना हो गया, अब 8 इंटू 10 टू द पावर -8 है, अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस अब 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4। अब कितना आ रहा है K 8 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई, फिर से ये 4 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2, यानी फाइनली होकर के कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6, सॉरी के। क्लियर है। इसी तरीके से अगर F3 देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6 के। तो मिला जुला के अगर हम टोटल फोर्स अगर निकालना चाहें तो सम कितना हो जाएगा, सम विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स विल बी इक्वल टू net force will be equals to 1 into 10 to the power -6k plus 2 into 10 to the power -6k
plus 3 into 10 to the power minus 6k and up to so on. क्लियर है क्या? k को कॉमन ले लेते हैं बाहर, k को कॉमन ले लेते हैं, 10 to the power minus 6 को भी कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus कहाँ तक जाएगा up to 10 तक जाएगा. Is this clear to all of you? Is it clear to all of you? क्या सबको मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला कि आप एक पैटर्न ढूंढिए इस तरह में, 10 का नहीं जोड़ने को कह रहा होगा एग्जाम में, कभी आएगा तो आप सबके वजह से जब फोर्सेस निकाल के एक पैटर्न ढूंढ लेंगे. जैसे 1 into 10 to the minus 6 था, अगला 2 into 10 to the minus 6 है, तो तीसरा क्या होगा 3 into 10 to the minus 6 होगा. और आपको टोटल फोर्स निकालना है, सब रिपेल कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में सबको सीधा सीधा जोड़ देंगे हम लोग. तो अब 1 से 10 तक का सम कितना होता है, कोई बताएगा? 55 होता है क्या? 55 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 59. पहले तो k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 6, और 1 से 10 का डिस्टेंस कितना होता है, टोटल कितना होता है 55 होता है. 495 आ रहा है क्या? 495 into 10 to the power 3 न्यूटन आ रहा है क्या? बताइए. बिल्कुल सही था आनंद, आपका आनंद बिल्कुल सही था. पूरा मैथ्स है यहाँ पे. मैथ्स वाले बच्चों को तो याद होना चाहिए कि 1 to 10 का जब सम निकालना है तो क्या हो जाएगा n into n plus 1/2 होता है. दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या इसमें? 1 से लेके n तक का अगर सम निकालना है तो n into n plus 1/2. फिजिक्स में याद रखिएगा सारे सीरीज आ जाते हैं कभी कभी फिजिक्स में. ये भी आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक भी आ सकता है. इसका सम कितना होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. थोड़ा साफ साफ लिख देना जरूरी है, इसको साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा सब लोग. क्लास इसी के साथ एंड करेंगे. n into n plus 1 into 2n plus 1 divided upon 6. याद रखिएगा क्यूब का भी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब. कितना हो जाएगा n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर का सीधा सीधा होल स्क्वायर हो जाएगा. आकाश क्लियर है क्या? याद रखिएगा 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 अप टू n तक का सम इतना होता है. स्क्वायर का सम इतना होता है और क्यूब का सम इतना होता है. ये याद रखना है थोड़ा सा. ये आपको 1 वाला आ गया, लेकिन मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्क्वायर और क्यूब वाला भी आ सकता था. कोई दिक्कत नहीं है. तो ये समेशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए. 10 का तो चलो जोड़ घटा के लिख लिया आपने, लेकिन बड़े नंबर्स होंगे तो थोड़े ना ऐसे कर सकते हो, सॉल्व भी करना पड़ेगा ना. इंटीजर टाइप पे खूब आ सकता है इस तरह का सवाल. ठीक है, so that's it for today. आज के लिए इतना ही. Let's end the class. It's 1:42. In 2 minutes I have to start new class. तो हम लोग अब होमवर्क आपको देंगे. वेंसडे को इस होमवर्क का डिस्कशन होगा कंबाइंड. ठीक है, चलिए. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे. Ending the class. Stay safe, stay at home.